So hello everyone. So this is CA Sanidhya Saraf, and today we are going to revise the chapter of risk assessment and internal control system. Right? तो अगर इस चैप्टर की बात करें रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, तो अगेन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और चैप्टर मेनली दो मुद्दों को एड्रेस कर रहा है. वन इज रिस्क असेसमेंट एंड अनदर इज इंटरनल कंट्रोल. तो जब हम लोग रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं तो अपने दिमाग में ना ऐसे 315 के कॉन्सेप्ट्स रहने चाहिए हमेशा. ऑलवेज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऐसे 315 मस्ट बी देयर इन आवर माइंड. एंड जब हम लोग इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं तो इंटरनल कंट्रोल अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. तो रिस्क असेसमेंट की बात करें तो रिस्क क्या होता है, हमने ऐसे 200 के अंदर डिस्कस किया था कि ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है. रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन. राइट. अब उसके अंदर क्या ओपिनियन गलत जा रहा था कि ऑडिटर को लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है. ऑडिटर को लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड नहीं है, बट ऑडिटर ने क्या ओपिनियन दे दिया. एक सिचुएशन ये बनता है कि ऑडिटर को ये लगा कि मिस स्टेटमेंट नहीं है, और ऑडिटर ने क्या ओपिनियन दे दिया कि मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है. मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है. तो यहां पे ये ऑडिट रिस्क है कि नहीं है? दिस इज नॉट ए ऑडिट रिस्क. लेकिन प्रैक्टिकली जो रिस्क है हमारे लिए वो क्या है कि ऑडिटर को लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलतियां नहीं है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है. दैट इज व्हाट वी कॉल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क इन ऐसे ऑडिट रिस्क इन ऐसे 200. उसके बाद फर्दर ऑडिट रिस्क के कॉन्सेप्ट को इलाबोरेट किया गया है इन ऐसे 315. तो ऑडिट रिस्क का जो मतलब था हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑडिट रिस्क का मतलब होता है ROMM इनटू डिटेक्शन रिस्क. दैट इज रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क. और रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात करें दैट कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क. तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क की बात करें तो इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क. अब रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? तो रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है ऐसे 200 सेज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट होने की संभावना, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट्स होने की संभावना प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, कि जब हमने ऑडिट करना शुरू करा उससे पहले ही मिस स्टेटमेंट्स होने की संभावनाएं थी. और मिस स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? दैट वी ऑलरेडी नो, दैट इज द डिविएशन फ्रॉम FRF. कि जो APCD हमने सोचा था अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर वर्सेस जो APCD रिपोर्टेड है, तो जो APCD रिपोर्ट होनी चाहिए थी वर्सेस जो APCD रिपोर्टेड है, उसको मिस स्टेटमेंट बोलते हैं. अब अगर इनहेरेंट रिस्क की बात करें तो इनहेरेंट रिस्क किसके लेवल पे अराइज होता था? मैनेजमेंट के लेवल पे अराइज होता था. तो हम लोग यहाँ पे ये मानते थे कि अगर इंटरनल कंट्रोल्स ना होंगे तो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन कि जो अकाउंट बैलेंस है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, डिस्क्लोजर है, उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट होएगा. So before consideration of related control, there is always going to be a suspectability of assertion that account balances, class of transaction or disclosure could have material misstatements. अगर हम लोग बात करें कंट्रोल रिस्क की, तो कंट्रोल रिस्क भी पार्टिकुलरली मैनेजमेंट के लेवल पे अराइज होता था. अब कंट्रोल रिस्क में क्या है कि यहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करती है, बट कंट्रोल्स अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं कर पा रहा. अब हर कंट्रोल का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है PDC, यानी कि ROMM को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना और टाइमली बेसिस में करेक्ट करना, लेकिन वो अपना बेसिक ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर पा रहा. तो कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट द मिस स्टेटमेंट दैट कुड ऑकर इन ए assertion about a class of transaction, account balances or disclosure that could be material, but that is not going to be prevented, detected or corrected by entities internal control system. और तीसरा रिस्क होता है अपना डिटेक्शन रिस्क, जो ऑडिटर के लेवल पे अराइज होता है. तो यहां पे डिटेक्शन रिस्क को डिफाइन किया गया है अंडर ऐसे 200 दैट ऑडिटर ने अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, बट उसके बाद भी वो रिस्क को अगर एक्सेप्टेबल लो लेवल तक नहीं ला पाया तो उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क. तो डिटेक्शन रिस्क को ऑडिटर कंट्रोल कर सकता है, एसेस कर सकता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भराकर या घटाकर, बट इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को ऑडिटर कंट्रोल नहीं कर सकता है. तो इसलिए बोला जाता है कि अगर इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, तो ऑडिटर ने ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए और अपने डिटेक्शन रिस्क को कम से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए. और अगर वैसा नहीं कर पाता है, ही कैन नॉट रिड्यूस हिज डिटेक्शन रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, तो उसको वहां पे रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देना चाहिए एज पर SS 705. अब ऑडिट रिस्क में क्या क्या नहीं आता? तो बिजनेस रिस्क ऑडिट रिस्क में नहीं आता है. बिजनेस रिस्क ऑडिट रिस्क में नहीं आता है. और दूसरा जो पार्टिकुलर सिनेरियो था कि हमें लगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, बट इन रियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट्स नहीं थे, तो वो रिस्क भी ऑडिट रिस्क नहीं होता, उसको इनसिग्निफिकेंट माना जाता है. अब यहाँ पे ऐसा 315 का एप्लीकेशन आता है. काफी सारी बातें ऐसे 315 में ऑलरेडी हमने डिस्कस की है कि ऑडिटर ने ROMM आइडेंटिफाई करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे आइडेंटिफाई करना है, असर्शन लेवल पे वेरीफाई करना है. जब वो ROMM आइडेंटिफाई करेगा
तो वो अंडरस्टैंड करेगा एंटिटी को, अंडरस्टैंड करेगा एंटिटी के कंट्रोल्स को, आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को, एसेस करेगा इनहेरेंट रिस्क को, और उस रिस्क का परवेसिव इंपैक्ट देखेगा। ये देखेगा कि उसकी वजह से क्या क्या चीजें रॉन्ग हो सकती हैं एट द असर्शन लेवल, और लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट कंसिडर करेगा। उसके अलावा ऑडिटर रैप करेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, और रैप करके वो क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी लेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसी लेगा, और आरओएमओ आइडेंटिफाई करेगा। और रैप जब वो परफॉर्म करता है तो रैप के कुछ कॉमन टेक्निक्स होते हैं जो अपन ऐसे 315 में करी है, जैसे कि इंक्वायरीज हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो गया। तो ये कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं जो अपने रैप के अंदर आते हैं। अब जब हम लोग इंक्वायरी की बात करें तो हम लोग किस किस से इंक्वायरी कर सकते हैं एज ए ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क? तो हम लोग टीसीडब्ल्यूजी से इंक्वायर कर सकते हैं, हम लोग मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकते हैं, हम लोग बाकी एम्प्लॉइज से इंक्वायर कर सकते हैं, हम लोग इंटरनल ऑडिट टीम से इंक्वायरी कर सकते हैं, हम लोग लीगल काउंसिल से इंक्वायरी कर सकते हैं, हम लोग सेल्स टीम से इंक्वायरी कर सकते हैं, परचेज टीम से इंक्वायरी कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट टीम से इंक्वायरी कर सकते हैं, इन सभी लोगों से इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे 315 में हमने डिस्कस किया था कि सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है। तो नॉर्मली जो फ्रॉड रिस्क हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रिस्क हो गया, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन का रिस्क हो गया, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का रिस्क हो गया, ये सारे रिस्क अपने सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं। या ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, तो ये सारा रिस्क अपना सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। उसके बाद अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट आता है अपना इंटरनल कंट्रोल से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी का। तो ऑडिटर ने क्या करना है, एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है, एंटिटी के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, थ्रू आउट द ऑडिट अंडरस्टैंड करना है, प्रोफेशनल जजमेंट क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। तो जब वो आरओएमएम को आइडेंटिफाई करेगा, या फिर जब वो मैटरनिटी डिटरमाइन करेगा, या अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन चेक करेगा, तो इन ऑल द सिचुएशंस वो क्या करने वाला है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने वाला है। ही इज गोइंग टू ऑब्टेन ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अब जब वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझेगा तो ऐसा 315 का एप्लीकेशन लगता है यहाँ पे, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेगा कौन सा इंडस्ट्री है, कौन सा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, बिजनेस ऑपरेशंस क्या क्या है, ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन कौन से फॉलो हो रही है, बिजनेस परफॉर्मेंस क्या है, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंटिटी का स्ट्रैटेजी क्या है। उसके बाद अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक डेफिनेशन मैंने बताया था, पारोसी। तो वो डेफिनेशन अपने को याद रखना है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब एक सिस्टम, एक प्रोसेस जो कि डिजाइन किया गया है, मेंटेन किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है बाय द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी टू प्रोवाइड एश्योरेंस रिगार्डिंग पारोसी। एंड पारोसी क्या था, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, एसेट सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, एंड सी से कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल की बात करें तो फिर से पारो से लिख सकते हो। साथ में ये ध्यान रखना है कि इंटरनल कंट्रोल का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो भी ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो रहा है वो मैनेजमेंट के ऑथराइजेशन के तहत हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है कंपनी में वो एप्रोप्रिएट अकाउंट में जा रहा है कि नहीं, एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड में जा रहा है कि नहीं जा रहा। ऐसे 315 के हिसाब से ऑडिटर ने क्या करना है, कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब जब वो कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेगा उससे उसको कुछ फायदे मिलेंगे। फायदे क्या मिलेंगे, एक तो वो पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर पाएगा पहले से, आरओएमएम आइडेंटिफाई कर पाएगा, और एंटी ऑफ फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर डिसाइड कर पाएगा। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी एश्योरेंस क्यों ना दे दे, वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता क्योंकि उसके इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ रिजनेबल एश्योरेंस देता है। जैसे कि कंट्रोल को अगर मैनेजमेंट ने डिजाइन किया है तो हो सकता है मैनेजमेंट का इंटेंशन गलत है, मैनेजमेंट वहां पे मैनिपुलेट कर रही है कंट्रोल्स को, या मैनेजमेंट गलत जजमेंट एक्सरसाइज कर रही है। हो सकता है कि मैनेजमेंट ने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज तो कर दी बट वहां पे कॉल्यूजन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया है, और कॉल्यूजन करके उन्होंने सेग्रीगेशन का प्रिंसिपल वायलेट कर दिया है। कंट्रोल डिजाइन करने में अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है, तो हो सकता है वहां पे एक ह्यूमन लिमिटेशन आ जाए। हो सकता है जिस व्यक्ति को अपने ऑथोरिटी दी है वो व्यक्ति ही अपना ऑथोरिटी अब्यूज करे। फर्दर जो स्मॉल एंटिटीज होते हैं वो स्मॉल एंटिटीज उस तरीके से कभी भी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता चीजें, तो उनके लिए उतना प्रैक्टिकेबल नहीं होता। अब कुछ कंट्रोल्स हमारे ऑडिट के लिए रेलिवेंट होते हैं, कुछ कंट्रोल्स हमारे ऑडिट के लिए रेलिवेंट नहीं होते। नॉट ऑल कंट्रोल्स आर रेलिवेंट फॉर आवर ऑडिट। तो अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कंट्रोल्स हमारे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है या नहीं है? तो कुछ बातें हम कंसिडर करेंगे टू सी कि कंट्रोल्स हमारे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है कि नहीं। जैसे हम क्या बातें कंसिडर करेंगे, क्या फैक्टर्स कंसिडर करेंगे कि भैया चीजें कितनी मटेरियल है, वो जो पार्टिकुलर कंट्रोल है वो कितना मटेरियल है, उस एंटिटी का साइज क्या है, एंटिटी का बिजनेस क्या है, कितना आरओएमएम है, कितना आरओएमएम है, राइट, नेचर ऑफ एंटिटीज बिजनेस क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क कितनी है, वो कंट्रोल क्या पीडीसी कर पा रहा है, मतलब प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट मिसस्टेटमेंट कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें अपन देख लेंगे।
उसके बाद कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए भी हम लोग रैप परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके से अमाउंट टेस्टिंग करते वक्त हम लोग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते वक्त रैप परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, बट हाँ यहाँ एनालिटिकल प्रोसीजर्स वाला पॉइंट नहीं आएगा। रैदर यहाँ पे विल ट्रेस ट्रांजैक्शन थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम, विल ट्रेस ट्रांजैक्शन थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स थे, जिसको याद करने का फॉर्मूला था CAM, दैट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट एक्टिविटीज यानी कि कंट्रोल एक्टिविटीज, असेसमेंट यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, देन वी हैड इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन वी हैड मॉनिटरिंग। अब कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन का माहौल अच्छा होना चाहिए, जो टॉप मैनेजमेंट है वो खुद एथिकल होनी चाहिए, उसके खुद एथिकल वैल्यूज वो फॉलो करने चाहिए, और साथ ही साथ वही चीज उसने कम्युनिकेट करना होगा। तो कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, पार्टिसिपेशन बाय द TCWG देमसेल्फ, मैनेजमेंट का फिलॉसफी वैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि वो कोई भी नॉन एथिकल चीज टॉलरेट ना कर सके। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उन लोगों ने सारे ढंग के लोगों को काम डेलीगेट किया हुआ है, उन लोगों ने अच्छे लोगों को हायर किया हुआ है, और ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए कि हम सिर्फ ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट लोगों को ही हायर करेंगे। उसके बाद एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटीज में एक फॉर्मूला हमने याद किया था पिप्स, कि कंट्रोल एक्टिविटीज में नॉर्मली 4 चीज़ आती हैं पिप्स, कि परफॉर्मेंस रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होना चाहिए, फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो हमने याद किया था इंफॉर्मेशन सिस्टम में कि हम लोग याद रखेंगे ट्रांजैक्शन, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या कैप्चर कर रहा है, ट्रांजैक्शन को कैप्चर कर रहा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या कैप्चर कर रहा है, ट्रांजैक्शन को कैप्चर कर रहा है। तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेंगे ऑफ द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कि सिग्निफिकेंट है टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेंगे किस तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर कर रहा है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को। हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का जो भी सिग्निफिकेंट है टू इनिशिएट, रिकॉर्ड और प्रोसेस द ट्रांजैक्शंस। हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेंगे उन प्रोसीजर्स का जिन प्रोसीजर्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया है, प्रोसेस किया गया है, आगे ट्रांसफर किया गया है। हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेंगे उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस का जिसके थ्रू हमने उन ट्रांजैक्शंस को कैप्चर किया है। और हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेंगे उन जर्नल एंट्रीज का जो जर्नल एंट्रीज पास हुए हैं टू रिकॉर्ड द अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग अपने सारे पॉइंट बन जाते हैं इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। और फाइनली इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल्स को मॉनिटर करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट किया जा रहा है, इसके क्या फायदे होंगे, तो पारो से लिख सकते हैं, प्लस कोई भी 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। एक टॉपिक आता है यहाँ पे सैटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट। एक पॉजिटिव फैक्टर तो है जब ऑडिटर ROMM असेस करता है, वो कहीं ना कहीं बाकी एंटी ऑफ AP को अफेक्ट करता है, बट वो अपने आप में एक एब्सोल्यूट डेटरेंट नहीं है फ्रॉड का, क्योंकि कंट्रोल के अपने आप में कुछ लिमिटेशंस होते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस जरूर करता है नेचर, टाइम, एक्सटेंड ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, बट अपने आप में कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या नहीं करता, PDC नहीं करता। अपने आप में कंट्रोल एनवायरनमेंट PDC नहीं करता, प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मैटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं करता, इसीलिए वो एक एब्सोल्यूट डिटरेंट नहीं है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन स्मॉल बिजनेस, तो छोटे छोटे बिजनेस में कंट्रोल्स उतने रेलिवेंट नहीं होते बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज उतनी इफेक्टिव नहीं होती। बट स्मॉल बिजनेस के पास एक हथियार होता है, दैट इज सुपरवाइजरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय द ओनर्स। और सुपरवाइजरी कंट्रोल अगर ओनर एक्सरसाइज कर रहा है तो कभी कभी वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज से भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और जो कंट्रोल्स ऑडिट के लिए रेलिवेंट नहीं होते उन कंट्रोल्स को ऑडिटर कंसिडर नहीं करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जब हम IT सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ रिस्क भी होता है। तो फायदे क्या होते हैं सर, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होंगे वो तुरंत फटाफट हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल होगा, एक्यूरेट वे में अवेलेबल होगा, आप इन्फॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंप्लीमेंट करना बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन उसका रिस्क भी है जो कि हमने ऐसा 315 में डिस्कस किया था, हैकिंग का रिस्क, कि एक हैकर क्या कर रहा है, एक IT पर्सनल क्या करेगा, एक्सेस ले लेगा सिस्टम का, वो क्या करेगा, मैन्युअली इंटरवीन करेगा सिस्टम को, वो क्या करेगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस करेगा डाटा का, और अनऑथराइज्ड एक्सेस करके चेंजेस करेगा डाटा में, इम्प्रॉपर चेंजेस करेगा, मास्टर फाइल में अनऑथराइज्ड चेंजेस करेगा, सिस्टम्स प्रोग्राम में अनऑथराइज्ड चेंजेस करेगा। अब इतना छेड़छाड़ करने की वजह से जो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट है वो अनरिलायबल हो जाएगा। तो ये सारा IT रिस्क है जो अराइज होता है टू एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करने के हमारे पास 4 टूल्स थे, 4 मेथड्स थे। एक था नैरेटिव रिकॉर्ड, एक था चेकलिस्ट, एक था क्वेश्चनर, एक था फ्लो चार्ट। तो नैरेटिव रिकॉर्ड क्या था, वो एक कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम था एज फाउंड इन ऑपरेशन बाय द ऑडिटर, कि मैं क्या करूंगा, खुद कंट्रोल को ऑब्जर्व करूंगा और एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। लेकिन वो सिर्फ छोटे ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं है।
उसके बाद था चेकलिस्ट कि एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दिया है, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दे दिया है ऑडिटिंग स्टाफ को कि तुम जाओ इसे फॉलो करो, तो वो इंस्ट्रक्शंस देखते जाएगा, इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट करते जाएगा, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली वो वहां पे येस नो या नॉट एप्लीकेबल लिख देगा। ये अगेन एक ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज होता है ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो जो अलग अलग जो पार्टिकुलरली जो क्लाइंट है, तो क्लाइंट के जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनको क्वेश्चनर दे दिया जाता है, और क्वेश्चनर के अंदर हर डिस्टिंक्ट एरिया के बारे में एक डिटेल्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार कर लिए जाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उनसे उस क्वेश्चनर को भरवाया जाता है, और 3 ऑप्शन है वहां पे येस नो नॉट एप्लीकेबल। और जब क्लाइंट क्वेश्चनर भर देता है हमें डेफिशिएंसीज और वीकनेसेस का आइडिया लग जाता है, अकॉर्डिंगली हम रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। और फिर आता है अपना फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या था? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक बर्ड्स आई व्यू था, मोस्ट कंसाइज व्यू था ऑफ रिकॉर्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और लाइन्स एंड सिंबल्स यूज करके हम लोग क्या करते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद आता था इंटरनल चेक सिस्टम। अब इंटरनल चेक सिस्टम क्या था? वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ही एक पार्ट था, दैट वाज ए पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इटसेल्फ। तो कंटिन्यूअसली डेली बेसिस में एक बंदा दूसरे बंदे के काम को चेक कर रहा है विदाउट डिस्टर्बिंग द वर्क ऑफ द अदर, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा टू द वर्क ऑफ अनदर पर्सन। और वो जो बंदा होगा वो इंडिपेंडेंटली पहले बंदे के काम को एग्जामिन करेगा। इससे फायदा क्या होगा कि अर्ली स्टेजेस में फ्रॉड्स एंड एरर्स का पता चल जाएगा। अब जब भी इंटरनल चेक सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाता है तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे यहाँ पे सैग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ को बहुत महत्व दिया जाता है। किसी भी बंदे को सारा कंट्रोल्स असाइन नहीं किया जाता। जिसके पास एसेट का फिजिकल कस्टडी है उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कस्टडी नहीं होगा। हम एनकरेज करते हैं कि साल में एक बार एम्प्लॉयज छुट्टी में जाए, लीव में जाए। स्टॉक ट्रेडिंग के वक्त नॉर्मली ट्रेडिंग एक्टिविटीज सस्पेंड कर दी जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है रिगार्डिंग द इंटरनल चेक सिस्टम। और उसके बाद आता है हमारा इंटरनल ऑडिट। तो अगर इंटरनल ऑडिट की बात करें तो इंटरनल ऑडिट एक मैनेजमेंट फंक्शन है और एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन है, जिसके अंदर कंटिन्यूअस क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी। और इंटरनल ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मेनली GRC, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड कंप्लायंस प्रोसेस। और इंटरनल ऑडिट के अंदर वो सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को एग्जामिन नहीं करता, वो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को भी एग्जामिन करता है। अब इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो सेक्शन 138 कहता है कि हर लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट टीम अपॉइंट करनी है। उसके अलावा हर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो कि टॉप डिपॉजिट क्राइटेरिया फुलफिल करती है, दैट इज टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 CR है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स या बोरोइंग्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 CR है, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल 50 CR या ज्यादा है, या आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स 25 CR या उससे ज्यादा है, यानी कि लिमिट्स आधा 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 होते जा रहा है। उनके केस में इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। और प्राइवेट कंपनी के केस में सिर्फ पहले 2 क्राइटेरियाज लगेंगे, दैट इज टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन्स। अब यहाँ पे खाली एक चीज ध्यान रखनी है कि आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड डिपॉजिट्स के केस में जो लिमिट दी हुई है 100 करोड़ एंड 25 CR, दैट इज टू बी सीन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब ये जो इंटरनल ऑडिटर होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, चाहे प्रैक्टिस में हो या ना हो, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, या कोई दूसरा प्रोफेशनल भी हो सकता है, जैसे कि कोई सीनियर मोस्ट लॉ प्रोफेशनल हो गया जिसको भी BOD ने अपॉइंट किया है। और नॉर्मली इंटरनल ऑडिट के फंक्शंस क्या होते हैं? गवर्नेंस देखना, रिस्क मैनेजमेंट देखना, कंट्रोल प्रोसेस को इवैल्यूएट करना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को रिव्यू करना। तो नॉर्मली ये सारे इंटरनल ऑडिट के फंक्शंस होते हैं। और एक टर्म यूज होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से अलग होता है, या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का पार्ट होता है, जो कि सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से डील करता है। और एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हम इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में रिपोर्ट करते हैं एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, जो कि एक एनुअल रिपोर्टिंग होती है। तो कुल मिलाकर हमारा जो रिपोर्ट होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है कि एक हम अपना ओपिनियन देते हैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और दूसरा एनेक्जर्स के अंदर हम लोग अपना ओपिनियन देते हैं IFC ओवर FR के ऊपर, दैट इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। So these are the important areas that we need to remember in this very chapter, that is risk assessment and internal control system.